चौहान, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। लखनऊ में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और इस मौके पर सीएम योगी ने मिशन 5.0 के शुभारंभ के साथ 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया है। सीएम ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। व्यापकता दी। प्रदेश भर की मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई सभी हमारे कार्मिकगण और बहनें, आज मुझे मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था, क्या होगा, कैसे, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और उस स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परिणाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग ले रही है। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, अन्य विभागों की भर्ती को लेकर के ये अभियान चलाए गए। लोग कहते थे महिला भर्ती होगी, ट्रेनिंग कहां करेगी, और ये समस्या भी थी। 17 के पहले हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि हम जब भर्ती करने के लिए निकले थे, हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3,000 पुलिस कार्मिकों की हम ट्रेनिंग कर सकते थे। ट्रेनिंग कहां हम करेंगे? हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए थे और आज इस 60,200 से अधिक पुलिस आरक्षी की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 से अधिक किया है। इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और मिशन रोजगार के साथ बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नौजवान को जोड़ने के कार्यक्रम का परिणाम है। आपने भी ये वीडियो फिल्म देखी होगी। वीडियो फिल्म के माध्यम से सरकार ने अपने कुछ एक झलक आगे बढ़ाई, जिसमें आपने देखा होगा कैसे सरकार ने
अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपये सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपये की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपये की राशि देते हैं और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपये की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। बेटी की शादी को लेकर के पहले लोग घूमते थे, चेहरा देख करके योजना का लाभ मिलता था। आज हमने तय किया 1 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के प्रदेश की हर बेटी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो या फिर अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो नारी गरिमा और उसके सम्मान को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में, उनका केंद्र बिंदु नारी है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण होना, यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वो अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और ये लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखे नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी
ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, यह व्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख गरीबों के लिए एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाए हैं। यानी हर वेलफेयर स्कीम में। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और साथ ही इस मौके पर बच्चों से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। इस बार राष्ट्रीय पुस्तक लखनऊ में चौथा पुस्तक मेला है और पहले 3 मेले गोमती रिवर फ्रंट पर लगाए गए हैं और इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में 20 से 28 सितंबर तक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। शब्द को ब्रह्म माना है। भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है, यह भी हमने माना है। और इसीलिए यह भारतीय ऋषि कहता है कि विचार कभी मरते नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न विचार कभी सचमुच समाप्त नहीं हो सकते। हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों, उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को ब्रह्म चिंतन में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए।
कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को 2 भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना न पड़े, कुछ न करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगी। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन के यानी व्याकरण कैसे होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण भी इसी विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा था। और यह विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। उस विश्वविद्यालय में एक बात सामने आती थी और जो वहां के एक एक स्नातक के मुंह में होती थी, वह कहते थे अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
कोई अक्सर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है हमने उस अक्षर को कैसे शब्द बनाया है और शब्द का संयोजन कैसे किया है। यानी योजक मिल जाए, उसका कोई अच्छा पारखी मिल जाए, उसका बेहतरीन सजो करके अच्छी कृति दे सकता है। आज के समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह चैलेंज इसी बात की है, हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही मौलिक कृति पर हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और उस मौलिक कृति के लिए हमारा जो भी प्रयास होगा वह हमें यशस्वी बनाएगा। हम महर्षि वाल्मीकि का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने एक मौलिक कृति रामायण महाकाव्य के रूप में हम सबको दे दिया। वैदिक संस्कृत ये व्याकरण निष्ठ था, थोड़ा आम जन की भाषा से अलग होकर के कठिन संस्कृत भाषा का उसमें इस्तेमाल था। लेकिन लोक भाषा में, लौकिक भाषा में व्याकरण को उस लौकिक भाषा में उन्होंने अपना महाकाव्य रामायण का रचा। महर्षि वाल्मीकि ने इतना उपयोगी हो गया, दुनिया के अंदर जितने भी भगवान राम पर साहित्य रचा गया उसकी आधारशिला कोई बनी तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण बन गया, आदि महाकाव्य रामायण बन गया। तुलसीदास जी क्यों हमेशा के लिए अजरअमर हो गए? क्योंकि उन्होंने लौकिक भाषा, हमारी लौकिक भाषा अवधि थी, अवधि में उन्होंने रामचरितमानस रच करके लोगों को के अंदर उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर पक्ष में राम के चरित्र को उनके अंतर मन में इस रूप में कर दिया। आप देखते होंगे इस पितृपक्ष के साथ ही प्रारंभ हो चुके रामलीलाओं का आयोजन अगले 2-3 महीनों तक गांव-गांव में आयोजन होंगे। गांव के ही कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द का और राष्ट्रीय एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण और दूसरा क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। में देश के 40 से ज्यादा स्थानों से जुड़े, सभी मेजर पोर्ट से जुड़े अलग अलग राज्यों के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन। पूरे भारत में समुद्र से समृद्धि की ओर जाने की हमारी दिशा क्या है, उसके लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र भावनगर चुना गया है। गुजरात के लोगों को, भावनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अभी 17 सितंबर को आप सबने अपने नरेंद्र भाई को जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन
भारत के कोने कोने से और विश्व भर से ये जो प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं आज देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गांधी जयंती तक यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में लाखों लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। मुझे बताया गया है कि गुजरात में भी अभी तो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सेवा पखवाड़े के दौरान बहुत से कार्यक्रम हुए। सैकड़ों जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे और इनमें 1 लाख लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये सिर्फ मुझे जो गुजरात की जानकारी मिली वो बता रहा हूं मैं। अनेक शहरों में सफाई अभियान चलाए गए, लाखों लोग इन सफाई अभियानों में भी साथ आए। राज्य में 30,000 से ज्यादा जगहों पर यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। दो 2047 में